नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि टेकी ट्यूजडेज हिंदी जो है वो आपका एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों का जवाब देता हूं। हमेशा की तरह आपसे वही गुजारिश है कि यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है इमरान हुसैन का। वो पूछते हैं, व्हाट आर द वेज और प्रोसीजर्स फॉर एन इंडियन .NET डेवलपर विद 6 years of experience in India for getting jobs in foreign country like UK, USA, Germany, Australia, Europe, etc. यानी कि एक 6 साल के एक्सपीरियंस वाले .NET प्रोफेशनल के लिए आउटसाइड इंडिया, एक्सपीरियंस उसका इंडिया में है लेकिन आउटसाइड इंडिया में जॉब पाने के लिए, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं जैसे UK, USA, यूरोप वगैरह में जॉब पाने के लिए उसको क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर्स हैं। देखो इमरान, इंडिया से बाहर अगर आपको जॉब करना है तो उसके लिए आपके टेक्नोलॉजी के बजाय आपके एजुकेशन और दूसरी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ कुछ ही सिनेरियोज़ में मैटर करती हैं। वो किन सिनेरियोज़ मैटर करती है उसके बारे में बताता हूं आपको। प्लस चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू आप आउटसाइड इंडिया एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल या IT प्रोफेशनल की जॉब पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका जो है वो है हायर एजुकेशन का तरीका, यानी कि आप आउटसाइड इंडिया पहले पढ़ने जाएं और फिर वहीं पर पढ़ाई करके आप वहीं पर सेटल हो जाएं। ऐसा करने के लिए ऑफ कोर्स पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, प्लस आपको GRE, GMAT वगैरह ये सब एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। सो आई थिंक इंजीनियरिंग के बाद होता है या ग्रेजुएशन के 12th के बाद होता है। मेरे को सही बताऊँ तो मैंने इसके बारे में कभी तैयारी नहीं की है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन तरीका यही होता है कि आपको GRE या GMAT वगैरह देना होता है। जब आप इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं, इनमें सर्टेन नंबर होता है, सर्टेन कट ऑफ होता है। मोस्ट ऑफ द आउटसाइड इंडिया के कॉलेजेस जो होते हैं, US, कनाडा और यूरोप वगैरह के कॉलेजेस जो होते हैं, उनमें इन सारे मतलब यूरोप के कॉलेजेस के लिए शायद कोई दूसरा एंट्रेंस एग्ज़ाम या टेस्ट होता है। सो उन सारे टेस्ट, उनमें से किसी भी टेस्ट में आपके जो भी कट ऑफ मार्क्स होता है उससे ज़्यादा अगर आप मार्क्स लाते हैं या उतना ही मार्क्स लाते हैं तो आपको उस हिसाब से कॉलेजेस मिलते हैं और आप उन कॉलेजेस में जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए। सो आप वहाँ पर MS कीजिए या कहते हैं कि मोस्टली MSc करने जाते हैं लोग, तो MS कीजिए या BTech कीजिए, हार्वर्ड वगैरह, MIT, इस तरह के बड़े बड़े कॉलेजेस में जाइए अगर वहाँ जाते हैं, या नॉर्मल भी किसी कनाडा या यूरोप के किसी कॉलेज में जाइए। मुझे कॉलेजेस का नाम सच में बताओ तो पता नहीं है, लेकिन आप इनमें से किसी भी कॉलेजेस में जाइए और वहाँ जा कर के आप हायर एजुकेशन लीजिए, मोस्टली MS या इंजीनियरिंग। और वो करने के बाद वहीं पर आप अपना, पहले तो आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलेगा ऑफ कोर्स, देन आप अपना वीज़ा जो है वो जो है चेंज कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपका स्टूडेंट वीज़ा कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो साथ में आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और फुल टाइम जॉब भी जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप फुल टाइम जॉब भी वहाँ पर कर सकते हैं। सो ये पहला तरीका है। ऑफ कोर्स इसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं और एंट्रेंस वगैरह एग्ज़ाम देना पड़ता है, और आपके सिनेरियो में ये सूटेबल नहीं रहेगा क्योंकि आपको 6 साल का एक्सपीरियंस है। सो विच मीन्स कि आपका एज भी जो है लगभग 28-30 साल के करीब होगा, जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने जॉब शुरू की है तो मोस्टली 22-23 साल की एज में आपने शुरू किया होगा। 6 साल यानी 28-29 साल आपकी एज होगी, जबकि ये जो तरीका है ये सूटेबल है बिलो 25 ईयर्स वालों के लिए। दूसरा तरीका जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और वो है कंसल्टेंट्स का तरीका। ये जो है कंसल्टेंट्स, आपके बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपके मिल जाते हैं जो कि आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जॉब दिलवाने में आपकी मदद करते हैं। ऑफ कोर्स एक फ़ी चार्ज करते हैं, लेकिन उस जॉब जनरली जिस भी तरह की जॉब होती है, ज़्यादातर IT प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ही ईजी होता है मूव करना आउट ऑफ इंडिया, स्पेशली कनाडा में या आपका US में या आपका यूरोप में। इन सब जगहों पर मूव करना इजी होता है। ऑस्ट्रेलिया, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, इन 3 जगहों पर आज की डेट में कंसल्टेंट्स के मेरे पास भी मेल आते रहते हैं। और कंसल्टेंट्स जो हैं, आप एक बार किसी भी कंसल्टेंट के साइट पर जाइए, एक बार फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आपको जो है उन कंसल्टेंट्स के मेल वगैरह आएंगे, वो आपको सारा प्रोसीजर समझाएंगे, सारी हेल्प करेंगे। इसमें आपके कम से कम 5 से 7-10 लाख रुपए करीब लग जाते हैं, लेकिन
कंसल्टेंट्स जो है वो आपकी पूरी एंड टू एंड हेल्प करते हैं, वीज़ा लेने में, आपके फैमिली को वीज़ा दिलाने में, जॉब दिलाने में, सारी चीज़ें वो सारा प्रोसेस बताते हैं। तो आप कंसल्टेंट्स का हेल्प लेकर के एक प्रोफेशनल जो है वो जा सकता है, और उसके लिए भी ऑफ कोर्स मैंने जैसे आपको बताया कि 5 से 10 लाख रुपए के करीब खर्च होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको विजिलेंट भी होना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो क्रुक्स भी होते हैं। तो आपको जो रेप्यूटेड कंसल्टेंट्स हैं उन्हीं के पास जाना होगा। ऑफ कोर्स वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन रेप्यूटेड कंसल्टेंट्स आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में हेल्प करते हैं, और आप अच्छे से किसी भी कंसल्टेंट की हेल्प से कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 जगहों पर तो आराम से जा सकते हैं, क्योंकि उनके जो हायर एजुकेशन या वीज़ा वगैरह के जो उनके जो प्रोफेशनल वीज़ाज़ होते हैं, प्रोफेशनल वर्क वीज़ाज़ वगैरह जो होते हैं वो ईजिली मिल जाते हैं एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को। तो उस कंसल्टेंट्स की हेल्प लेकर के आप जा सकते हैं। तीसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा सेफ तरीका है ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी और उसमें पैसे कम लगेंगे। वो है वेबसाइट्स की हेल्प से। सो देयर आर सम वेबसाइट्स, जैसे कि आपका एक वैनहैक करके वेबसाइट है जिसकी हेल्प से आप कनाडा माइग्रेट कर सकते हो। सो कनाडा वैनहैक जो है वो स्पेशलाइज करता है कनाडा के लिए। सो वैनहैक.com पे जाइए आप, और वहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बनाइए, और कनाडा के जॉब्स के लिए वो वहाँ पर कनाडा की जॉब्स लिस्टिंग होती है, और वैनहैक जो है वो आपको कनाडा माइग्रेट करने में पूरी मदद करता है, आपको वीज़ा वगैरह प्रोसेस करने में सारी मदद करता है। तो आप कनाडा के लिए वैनहैक जैसी साइट है। उसके अलावा आपका रीबेस करके एक साइट है जिसकी हेल्प से आप पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल में आप जॉब वगैरह कर सकते हैं या वहाँ माइग्रेट कर सकते हैं। वो आई थिंक नोमैड लिस्ट वाला जो बंदा है पीटर थील, उसने बनाया है। सो रीबेस की मदद से आप पुर्तगाल जा सकते हैं। सो इन सब इस तरह की वेबसाइट्स 2-4 और हैं, आपको ढूंढनी पड़ेंगी। स्पेशली आई थिंक यूएस के लिए जो है वेबसाइट है वो एक और वेबसाइट है, मैं नाम भूल रहा हूँ यार, सॉरी। सो आपके मतलब वेबसाइट्स हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं आपको, जैसे रिमोट ओके है, रिमोटिस्ट है, इस तरह से 2-4 वेबसाइट्स हैं। इनमें आपको ढूंढना पड़ेगा, इनमें मेहनत ये करना पड़ेगा कि आपको वो ढूंढने पड़ेंगे, वो जॉब्स ढूंढने पड़ेंगे जिनमें कि उन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ भाई हम आपके वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं। मतलब कनाडा के लिए तो स्पेशली मैंने बताया, जैसे वैनहैक जो है, वैनहैक में प्रॉपरली वहाँ पर वही जॉब लिस्टेड होती हैं जो कि आपकी वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। वैनहैक वाले आपको, मतलब वैनहैक एक तरह से आप ये समझिए कि कनाडा के लिए कंसल्टेंट है, रेप्यूटेड कंसल्टेंट है, और ये सारा ऑनलाइन ही सारा काम करवाते हैं इंडिया में रहते रहते, और उसमें उनकी मेंबरशिप जो है आपको देनी पड़ती है। आई थिंक महीने के 1000-2000 की करीब मेंबरशिप होती है, जब तक आपकी जॉब वॉब नहीं लग जाती तब तक की, कुछ उस टाइप की है। सो आप कनाडा के लिए तो स्पेसिफिक एक साइट मैंने बता दी आपको, और पुर्तगाल के लिए बता दिया रीबेस है। बाकी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वेबसाइट्स में ढूंढना पड़ेगा। इनफैक्ट आप लिंक्डइन पर भी सर्च कर सकते हैं, लिंक्डइन पर भी आप रिमोट जॉब सर्च कर सकते हैं, या आप ऐसी जॉब सर्च कर सकते हैं जिसमें कि ये हो कि वो वीज़ा स्पॉन्सर करते हो। जैसे मेरा एक फ्रेंड जो है वो आई थिंक नीदरलैंड्स चला गया था लिंक्डइन पर ही जॉब अप्लाई करके। सो आपको लिंक्डइन पर थोड़ी इस मतलब ये जो तरीका है, साइट्स वाला जो तरीका है, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और आपको जो उस कंट्री स्पेसिफिक जो जॉब साइट है उनमें अप्लाई करके इंडिया से, और आप उसमें अपना दे सकते हो, अपना ये बता सकते हो कि हाँ भाई आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होगा, वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए होगा। सो लिंक्डइन हो गया आपका, वैनहैक हो गया और रीबेस हो गया। इसके अलावा और भी साइट्स आपको ढूंढनी पड़ेंगी। तो साइट्स की मदद से भी आप कम पैसे लगा करके, क्योंकि आप इस केस में क्या होगा कि आपकी जॉब लग चुकी होगी और कंपनी ही है जो आपको स्पॉन्सर करेगी। सो उस केस में थोड़ा सा ये सिक्योर मामला हो जाता है। तो आप साइट्स की मदद से भी आप आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सकते हो। चौथा ऑप्शन जो है वो श्योर शॉट ऑप्शन नहीं है और लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे कम पैसों वाला ऑप्शन है, वो है वाया कंपनी ट्रांसफ़र। सो आप मोस्ट ऑफ द जो इंडिया की बहुत सारी जो आपकी कंपनीज़ हैं, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हैं, नॉट प्रोडक्ट कंपनीज़, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ बहुत सारी इंडिया की जो हैं वो आपको आउटसाइड इंडिया जो है वो ट्रैवल कराती हैं, अपने क्लाइंट लोकेशन पर भेजती हैं, और कई बार आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी भेजती हैं। पहले शॉर्ट टर्म भेजती हैं, अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद आता है तो वो लॉन्ग टर्म भी आपको बुला लेता है, और आप वहीं क्लाइंट लोकेशन पर जा करके माइग्रेट हो सकते हैं या वहीं पर सेटल हो सकते हैं। सो ये जो तरीका है ये ऑफकोर्स श्योर शॉट
तरीका नहीं है, लेकिन इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जो कि ये काम करती हैं। मोस्ट ऑफ द सर्विस कंपनीज जैसे आपका HCL हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, इन्फोगेन हो गया, इन्फोप्रो हो गया, ग्लोबल लॉजिक हो गया, सो विप्रो हो गया। सो ये जो आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज जो है ना, ये मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपके चांसेस होते हैं ऑन साइट ट्रैवल करने के, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों सिचुएशन में होते हैं। डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप चूंकि .NET के एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपके लिए इन्फोगेन, ग्लोबल लॉजिक, HCL, ये 3 कंपनीज तो मैं बता देता हूँ, ये 3 कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म पे भेज सकती हैं। डिपेंड, आपको प्रोजेक्ट ये देखना पड़ेगा कि आप उस प्रोजेक्ट या उस टीम में जाओ जिसमें कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आती हों। सो आप जो ये तरीका जो है, ये सबसे श्योर शॉट तरीका है कि आप कंपनी के थ्रू कंपनी ट्रांसफ़र लेकर के आप जा सकते हैं। ज़्यादातर ये US भेजते हैं, इन्फोगेन मोस्टली US भेजता है, HCL भी US भेजता है। मैं दोनों की तरफ से शॉर्ट टर्म पे US जा चुका हूँ। सो इतना मुझे पता है कि आप US तो फॉर श्योर जा सकते हैं सर्विसेज कंपनी की मदद से, और वहाँ पर आराम से जब वहाँ चले गए तो वहाँ पर आप लॉन्ग टर्म वहीं पर जॉब कर सकते हैं। आप वीज़ा टाइप चेक कर लीजिएगा किस वीज़ा से आप जा रहे हैं। US के वीज़ा टाइप्स कौन से हैं उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। और आप अगर H1 वीज़ा पर जाते हैं तो आप वहां जाकर के जॉब चेंज भी कर सकते हैं। सो आप देख लीजिए कि कौन से वीज़ा पर जा रहे हैं, लेकिन ये सबसे श्योर शॉट तरीका होता है कंपनी के हेल्प से या कंपनी ट्रांसफ़र के थ्रू आप आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, US, UK कहीं पर भी। और लेकिन ऑफ कोर्स इसमें मैंने बताया इसमें सबसे कम पैसे लगते हैं, लेकिन ये प्योर श्योर शॉट नहीं होता कि आपको कंफर्म ही कंपनी भेजेगी, उसके लिए आपको पहले से कंपनी से बात करना पड़ता है। सो ये 4 तरीके हैं जिनके थ्रू कि आप बड़े आराम से इंडिया में रह कर के ही US या UK या कनाडा आउटसाइड इंडिया के जॉब सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ माइग्रेट कर सकते हैं। अगला सवाल जो है वो अभिषेक का है। वो पूछते हैं, वेयर कैन आई क्रिएट ए वेब डेवलपर पोर्टफोलियो, यानी कि मैं एक वेब डेवलपर का पोर्टफोलियो कहाँ बना सकता हूँ। अभिषेक, जो सबसे अच्छी जगह है वेब डेवलपर का पोर्टफोलियो बनाने की वो है आपका github.com। सो github.com पे जाकर के आप अपना प्रोफाइल बनाइए और वहाँ पर जाकर के आप अपना वेब डेवलपर का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इनफैक्ट गिटहब ने एक नया फीचर भी दिया हुआ है, आई थिंक 2 साल पहले या 3 साल पहले ये लॉन्च किया था फीचर, जिसमें कि आप अगर अपने प्रोफाइल ID जो है आपका, उसके नाम का अगर आप एक रेपोजिटरी बनाते हैं तो उस रेपोजिटरी को, मतलब कोड रेपोजिटरी को आप डायनेमिक बनाएंगे और उस रेपोजिटरी के हिसाब से आपका जो उस रेपोजिटरी की जो रीडमी फाइल है उसके हिसाब से आपका प्रोफाइल जो है वो सेट हो जाएगा, प्रोफाइल का व्यू जो है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोज़ और बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह जो हैं मिल जाएंगे कि आप अपने गिटहब प्रोफाइल को सुंदर कैसे बनाएं। सो मेरे ख्याल से गिटहब जो है वो बेस्ट प्लेस है आपका प्रोफाइल बनाने के लिए, क्योंकि आप वहाँ पर अपना ऑफ कोर्स ओपन सोर्स जितने भी कंट्रीब्यूशंस हैं सब शोकेस कर सकते हैं, प्लस गिटहब पर आप अपने वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स जो हैं वो डिप्लॉय भी कर सकते हैं। गिटहब के आई थिंक सस्ते प्लान्स हैं कुछ, जिसमें कि आप अपने वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स डिप्लॉय कर सकते हैं, प्लस आपका जो है गिटहब एक्शंस के थ्रू आप CI/CD पाइपलाइन भी सेटअप कर सकते हैं। सो आपके जो भी जितने भी नॉलेज है, जो भी आपका एक्सपर्टाइज है, वो सारा शोकेस करने के लिए गिटहब जो है वो बेस्ट प्लेस है। उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इतने हैसल में नहीं जाना चाहते कि गिटहब पर सोर्स कोड सब कुछ डिप्लॉय करें, आप ये कर सकते हैं कि गिटहब पर सिर्फ अपना सोर्स कोड रखिए, रेपोजिटरी रखिए, CI/CD पाइपलाइन रखिए गिटहब पर। बाकी चीज़ें जो डिप्लॉयमेंट है एक्चुअली वो किसी भी फ्री जो डिप्लॉयमेंट वाली साइट्स हैं जो कि फ्री डिप्लॉयमेंट सपोर्ट करती हैं उन पे कीजिए। जैसे कि मैंने .NET रिलेटेड डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने आपको 1-2 वेबसाइट्स बताई थी, एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने बताया है कि .NET कोर के एप्लीकेशंस को आप कहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, तो वो मैंने बताया हुआ। आप उन वेबसाइट्स पे जैसे आई थिंक ASP.NET कोर करके, सॉरी ASP.NET डिस्काउंट ASP करके है कुछ, ये सब थोड़े सस्ते हैं जहाँ पर कि आप .NET एप्लीकेशंस को अपने डिप्लॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट GoDaddy वगैरह पे भी कर सकते हैं। सो कहीं पर भी आप अपने वेबसाइट डिप्लॉय कीजिए और उन सब का लिंक जो है अपने गिटहब प्रोफाइल में दीजिए। जैसे आपने कोई, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट की रिपोजिटरी गिटहब पे रखिए, गिटहब के उसके रीडमी में ये डालिए कि आप इस वेबसाइट को आपने होस्ट कहाँ किया है, तो उस URL को उसकी रीडमी में डालिए, उसके बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए और ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। वैसे आप प्रोफाइल जो है अपना जो दूसरे वेबसाइट्स पर अगर बनाते हैं, मान लीजिए अगर आप जो जॉब साइट्स हैं उन पे बनाते हैं तो वहाँ पर जनरली आप अपने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन गिटहब पर क्या होता है कि आप अपना पूरा सोर्स कोड डाल
डाल सकते हैं, प्लस साथ में लिंक्स डाल सकते हैं कि हाँ भाई ये वेबसाइट कहाँ होस्ट हो रही है, कहाँ चल रही है वगैरह वगैरह। और जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है वो आपके सोर्स कोड को देख करके आपके कोडिंग स्टाइल को समझेगा, ये भी चेक कर सकता है कि आप कैसे आपका कोडिंग स्टाइल क्या है, आप किस तरीके से कोडिंग करते हैं, आप टेस्ट केसेस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें गिटहब एक ही जगह पर गिटहब पर एक कंपनी को मिल जाएगी। सो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जगह जो है वेब डेवलपर के पोर्टफोलियो बनाने के लिए वो है github.com। गिटहब पर जाइए और अपना सारा सोर्स कोड वगैरह और CI/CD वगैरह सब कुछ वहीं पर रखिए। फ्री में डिप्लॉय करने के लिए आई थिंक Heroku करके भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आप फ्री में अपने वेबसाइट्स वगैरह डिप्लॉय कर सकते हैं। सो आप वहाँ पर आप अपना आउटपुट जो है वो इस तरह की किसी भी फ्री वाली वेबसाइट पर डिप्लॉय कीजिए, लेकिन जो सोर्स कोड है वो गिटहब पर रखिए और अपने गिटहब प्रोफाइल को अगर आप अपडेट करते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट प्लेस जहाँ पर कि आप अपना वेब डेवलपर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अगला सवाल शशि कुमार का है, वो पूछते हैं हैव कंपनीज टेकन द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू फार बाय एक्सपेक्टिंग द सेम डेवलपर टू राइट बैकएंड, फ्रंट एंड, DevOps and testing, which historically job of 4 different people, now expected from one full stack developer to save money? यानी कि क्या आजकल की कंपनियां डेवलपर्स के ऊपर ये जुल्म ढा रही हैं या कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हैं एक डेवलपर से कि उससे फ्रंट एंड का भी काम करवा रही हैं, बैक एंड का भी काम करवा रही हैं, टेस्टिंग भी करवा रही हैं, DevOps भी करवा रही हैं और एक फुल स्टैक डेवलपर बोल करके उससे ये सारा काम करवा रही हैं, जबकि ये काम जो है वो 4 डिफरेंट रोल्स हैं और उन 4 डिफरेंट रोल्स का ये डिफरेंट काम है। शशि, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनीज जो हैं वो फुल स्टैक डेवलपर पे जुल्म कर रही हैं या ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हैं और उससे फुल स्टैक डेवलपर से कुछ ज़्यादा काम करवा रही हैं। देखो ये चीज़ जो है ना, ये बस एक कीवर्ड दे दिया है कि फुल स्टैक डेवलपर। मैंने अपने फुल स्टैक डेवलपर के डेफिनेशन में भी जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हिंदी में भी बनाया हुआ है, फुल स्टैक डेवलपर इन .NET, उसमें मैंने ये बोला भी है कि ये जो है ना ये कीवर्ड है, ये एक जैसे हम कहते हैं ना कि बज़वर्ड जैसे कहते हैं, तो फुल स्टैक डेवलपर जो है वो एक बज़वर्ड है। बड़ी कंपनियों में आज की डेट में भी फुल स्टैक डेवलपर सारे काम नहीं करता है। आइडियली डेवलपर का जो काम होता है, फुल स्टैक हो चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो, डेवलपर का प्राइमरी काम जो होता है वो होता है कोडिंग और टेस्ट केस लिखना। और टेस्ट केस भी लिखना जो होता है वो यूनिट टेस्ट केस लिखना होता है। सो जो आप सिनेरियो जो बता रहे हो कि टेस्ट केसेस भी डेवलपर लिखे, वो आज से नहीं लिख रहा डेवलपर, या आज पिछले 1-2 साल से नहीं लिख रहा डेवलपर, पिछले 10 साल से टेस्ट केसेस लिख रहा है। अगर किसी अच्छी कंपनी में वो काम करता है तो जो अच्छी कंपनीज हैं जो कि प्रॉपर एजाइल मेथोडोलॉजीज फॉलो करती हैं, ये जो क्लीन कोड के प्रिंसिपल्स फॉलो करती हैं, वो जो है वो आज से नहीं बहुत दिनों से टेस्ट केसेस लिखते हैं। या TDD टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो करती हैं कंपनीज, वो आज से नहीं पिछले 5-10 साल से टेस्ट केसेस लिखते आ रहे हैं। सो यूनिट टेस्ट केस तो हमेशा डेवलपर ही लिखता है, ये डेवलपर का काम है। मैंने अपने यूनिट टेस्ट केस वाले वीडियो में बोला भी है कि डेवलपर का काम है यूनिट टेस्ट केस लिखना। सो अगर आप बड़ी कंपनीज में चले जाओ, बड़ी कंपनी या रिप्यूटेड कंपनीज में चले जाओ, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, वहाँ पर प्राइमरली जो काम होता है फुल स्टैक डेवलपर का, वो होता है फ्रंट एंड या बैक एंड का कोड लिखना प्लस यूनिट टेस्ट केसेस लिखना और उस कोड यूनिट टेस्ट सबको चेक इन कर देना। सो चाहे उस चेक इन के लिए गिट या गिटहब जो भी यूज होता हो। बाकी ये जो आप डेवऑप्स वाला काम बोल रहे हो, ये फुल स्टैक डेवलपर का काम नहीं है और ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। आप इसीलिए देखोगे कि डेवऑप्स डेवलपर के लिए या डेवऑप्स इंजीनियर का रोल अलग होता है, क्योंकि डेवऑप्स का काम जो होता है दैट इज योर डिप्लॉयमेंट वाला काम होता है, या डिप्लॉयमेंट डेवऑप्स की पाइपलाइन, CI/CD की पाइपलाइन मेंटेन करने का काम होता है। और उसके लिए जो है आपको डिफरेंट एनवायरमेंट्स पे एडमिन राइट्स चाहिए होते हैं, और वो राइट्स जो है वो हर फुल स्टैक डेवलपर को कंपनी वो राइट्स नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो दे दिया हर फुल स्टैक डेवलपर को कंपनी वो राइट दे दिया, तो कल को खुंदस में आकर के वो डेवलपर प्रोडक्शन डेटाबेस डिलीट करके चला जाएगा। सो ये चीज़ जो है ये हर फुल स्टैक डेवलपर को ये राइट नहीं होते हैं। नॉर्मली जो फुल स्टैक डेवलपर होता है उसका काम यही होता है फ्रंट एंड बैक एंड का कोड लिखना प्लस यूनिट टेस्ट केसेस लिखना, क्योंकि ये इतना ही काम होता है। बाकी उसके लिए जो आप टेस्टिंग जो है अलग से, जो बाकी जो टेस्टिंग होती है जिसको कि हम फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, उसके लिए प्रॉपर अलग से टीम होती है, वो QA की टीम होती है। और डेवऑप्स का जो एक्चुअल काम होता है वो करने के लिए आपकी डेवऑप्स की टीम होती है, जो प्रॉपरली जनरली जो है नेटवर्क मैनेजमेंट करते हैं जो कंपनीज में, वही टीम डेवऑप्स का काम भी करती है। तो ये कहना कि कंपनी
कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही है या उसने इस रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया है, ये गलत है। ये आज से नहीं, पिछले 10 साल से 15 साल से जो है डेवलपर से एक्सपेक्टेड था कि वो सारा काम यानी फुल स्टैक डेवलपर का ही काम करे। डॉटनेट में तो मैं ये बता रहा हूँ कि डॉटनेट मैंने अपने फुल स्टैक डेवलपर के वीडियो में बताया था कि मैं आज से 10 साल पहले से मैं फ्रंट एंड भी बनाता था, मैं बैक एंड का कोड भी लिखता था। आप एक डॉटनेट डेवलपर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट फुल स्टैक डेवलपर होता है। मोस्ट ऑफ द जो आपके डॉटनेट के जो आपके वेब डेवलपर्स होते हैं, डॉटनेट ASP डॉटनेट MVC वाले हो गए या आज की डेट में ब्लेजर की बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट फुल स्टैक डेवलपर ही होते हैं, क्योंकि ये सारा काम करते हैं फ्रंट एंड से लेकर के बैक एंड का। ये अब जो है ये अब नए चोचले होगा कि मैं सिर्फ फ्रंट एंड पर ही काम करूंगा या मैं बैक एंड पर ही काम करूंगा। यूजुअली जो होते हैं डेवलपमेंट एप्लीकेशंस जो डेवलपमेंट करने वाले होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में फुल स्टैक डेवलपर्स ही होते हैं और उनका काम सिर्फ इतना होता है कि कोड लिखो, यूनिट टेस्ट केस लिखो और इस कोड को चेक इन करो। डेवऑप्स के काम के लिए अलग टीम होती है, QA के काम के लिए अलग टीम होती है। सो आपका ये स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। अगला सवाल हुसैन शेख का है। वो पूछते हैं विच अमंग द सॉलिडिटी एंड यूनिटी लैंग्वेज इज गुड फॉर ए करियर, यानी कि सॉलिडिटी और यूनिटी लैंग्वेज में से करियर के लिए कौन सा बेहतर है। हुसैन, यहाँ पर आप एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने की बात कर रहे हो, क्योंकि दोनों जो हैं वो दो डिफरेंट लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क हैं और दोनों का काम जो है वो डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिटी जो है वो एक लैंग्वेज नहीं है, इट्स ए फ्रेमवर्क। इट्स ए कंप्लीट डिफरेंट फ्रेमवर्क यूज फॉर डूइंग समथिंग डिफरेंट अदर, जो जबकि सॉलिडिटी जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज है। सो ये दोनों जो है दो अलग अलग चीज़ है। यूनिटी एक फ्रेमवर्क है जबकि सॉलिडिटी जो है वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इनमें EDT जो आता है, सॉलिडिटी का ET और यूनिटी का ET, इन दोनों के अलावा कोई सिमिलरिटी नहीं है। बट चूंकि यूनिटी मेरे फेवरेट लैंग्वेज C# से कनेक्टेड है तो इसलिए मैं आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को अच्छे से समझा देता हूं। बाकी आपका डिसीजन है कि आप इनमें से कौन सा लैंग्वेज या कौन सा फ्रेमवर्क आप चूज करते हैं अपने करियर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये दोनों करते क्या है। सॉलिडिटी जो है वो आपका एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए यूज किया जाता है इथीरियम बेस्ड ब्लॉकचेन के लिए। आज की डेट में इथीरियम जो है वो सेकंड नंबर का आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। सो इथीरियम बेस्ड अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। यूनिटी जो है वो एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ करके आप 2D या 3D या AR VR ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के जो है वो एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मोबाइल गेम्स, डेस्कटॉप या एप्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं आप यूनिटी को यूज करके बना सकते हैं। यूनिटी के साथ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है वो है C#। सो अगर आप सॉलिडिटी सीखते हैं तो सॉलिडिटी सीखने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आप NFTs बना सकते हैं, NFTs की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप ब्लॉकचेन में डेटा सेव करना, डेटा रिट्रीव करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन सॉलिडिटी के साथ अगर आप कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि सॉलिडिटी यूज करके आप एक तरह से बैकएंड का कोड करेंगे। सॉलिडिटी जावास्क्रिप्ट जैसी ही लैंग्वेज है और प्राइमरली सॉलिडिटी जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन पे लिखने के लिए या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने के लिए यूज होता है, तो सॉलिडिटी विल बी यूज्ड एज ए बैकएंड लैंग्वेज। सो अगर आपको फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको फ्रंट एंड का UI वगैरह, वेब UI वगैरह कुछ बनाना है तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट, HTML या फिर आपका ब्लेजर, इन सब चीज़ों को यूज करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बारे में भी सीखना ही पड़ेगा। तो अकेले सॉलिडिटी सीख करके आप काम नहीं कर सकते, आपको साथ में दूसरी टेक्नोलॉजीज भी सीखनी पड़ेंगी। अदरवाइज आप सिर्फ एक बैकएंड डेवलपर या बैकएंड ब्लॉकचेन डेवलपर बनकर के रह जाएंगे। अब अगर बात करें यूनिटी की, तो यूनिटी सीखने के लिए आपको ऑफ कोर्स C# सीखना पड़ेगा, क्योंकि C# इज द प्राइमरी लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन यूनिटी। सो यूनिटी जो है आपका फ्रेमवर्क है AR VR गेम्स बनाने के लिए। जैसा मैंने आपको कहा कि AR VR 2D 3D गेम्स, ये सब चीज़ें बनाने के लिए, गेम्स और एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपका यूनिटी यूज़ होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसमें यूज़ होता है वो होता है C#। सो यूनिटी के लिए आपको C# सीखना पड़ेगा। लेकिन यूनिटी सीख करके आप जो है AR VR गेम्स तो बना ही सकते हैं, लेकिन यूनिटी के लिए जब आप C# सीखते हैं तो C# जो है आपका बेस लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके आप डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन बना सकते हैं, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो, हर तरह के आपके एप्लीकेशंस जो हैं वो आप बना सकते हैं। तो जब आप यूनिटी के लिए C# सीखते हैं तो आपका जो होराइजन जो है, वो स्कोप जो है आपका टेक्नोलॉजी का या करियर का जो है वो स्कोप आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
डिफरेंस और है सॉलिडिटी और यूनिटी में कि सॉलिडिटी जो है वो ज़्यादातर, जैसा मैंने कहा कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में यूज़ होता है, लेकिन आपका ब्लॉकचेन जो है वो एक टेक्नोलॉजी, मतलब मैं ये कहूँगा कि ब्लॉकचेन एक पर्टिकुलर किसी टेक्नोलॉजी के साथ बाइंडेड नहीं है। आप ब्लॉकचेन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप किसी भी लैंग्वेज या किसी भी फ्रेमवर्क में लिख सकते हैं। आपको C# में भी बहुत सारे लोगों ने ब्लॉकचेन लिखे हुए हैं। स्टैटिस मैंने बताया, एक अपने वीडियो में बताया भी हुआ है कि स्टैटिस यूज़ करके आपका ब्लॉकचेन बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्लॉकचेन है, एंटरप्राइज ब्लॉकचेन है आपका। इसके अलावा एल्गोलैंड या एल्गोलैंड करके एक और ब्लॉकचेन है जो कि C# में लिखा हुआ है। कई लोगों ने रस्ट वगैरह यूज़ करके भी ब्लॉकचेन लिखा हुआ है। सो ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग के लिए आपका, अगर आप C# और यूनिटी के साथ C# सीखते हैं तो आप ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉलिडिटी सीखते हैं तो सिर्फ आप इथीरियम बेस्ड ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग ही कर सकते हैं, और एक तरह से आप एक बैकएंड डेवलपर के तौर पर, बैकएंड ब्लॉकचेन डेवलपर के तौर पर स्टक होकर के रह जाएंगे। और ऐसा बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रही हैं, सॉलिडिटी को यूज़ नहीं कर रही हैं। वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स जो हैं वो ज़्यादातर C# यूज़ करते हैं, क्योंकि C# आपका वर्सेटाइल है, बहुत सारे तरह के डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। सो सेम डेवलपर को वो डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। सो इस वजह से मेरे ख्याल से मैं तो यही कहूँगा हमेशा कि सॉलिडिटी और यूनिटी में, हालांकि डिफरेंट है दोनों के दोनों, लेकिन दोनों में जो है यूनिटी इज़ मच बेटर। अगला सवाल शुभम पठानिया का है। वो पूछते हैं, डू सर्टिफिकेशंस बिकम नेसेसरी आफ्टर ए सर्टेन लेवल टू सर्वाइव इन द इंडियन IT इंडस्ट्री? यानी कि एक लेवल के बाद क्या सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी हो जाता है इंडियन IT इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए या रहने के लिए? शुभम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि मैं सर्टिफिकेशंस का बहुत बड़ा प्रोत्साहक नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर लोगों को ये बोलता हूँ कि वो सर्टिफिकेशन ना करें, या वो सर्टिफिकेशन तभी करें जब उनकी कंपनी उस सर्टिफिकेशन को स्पॉन्सर कर रही होती है। इंडियन IT इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली जो चीज़ मैटर करती है आपके ग्रो करने में, वो है डिग्रीज। अगर आपने डिग्रीज की हुई हैं, आपने मान लीजिए कि आपने MCA किया हुआ है या MSc IT वगैरह किया हुआ है, और आप बाद में MTech वगैरह कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी डिग्री जो है वो हेल्प करती है। लेकिन जो आप ये सर्टेन लेवल की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से आफ्टर ए सर्टेन लेवल तो डिग्रीज भी उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। मेन चीज़ जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि आपने किस तरह की डिलीवरीज की हुई हैं, क्या आपका ब्रांड बना हुआ है, जो कम्युनिटी में या आपकी इंडस्ट्री में आपका क्या ब्रांड बना हुआ है। आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखा जाता है। अगर आप 15-20 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस के आदमी हैं तो या मतलब प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखा जाता है कि आपने क्या डिलीवर किया हुआ है, क्या चीज़ें की हुई हैं, आपको कितने रिकमेंडेशंस मिले हुए हैं, आपका एक्सपर्टाइज क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सर्टिफिकेशंस उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। सर्टिफिकेशन, जैसा कि मैं कहता भी हूँ कि सर्टिफिकेशन एक तरीका है आपके एक्सपर्टाइज को एक्सप्रेस करने का, कि हाँ भाई आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। लेकिन एक्सप्रेस करने का सर्टिफिकेशन से ज़्यादा बेटर जो तरीका है वो है आपका एक प्रोडक्ट, रेडीमेड प्रोडक्ट अगर आपने उस टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ है, या आपने उस टेक्नोलॉजी में कोई प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, कोई सेशन दिया हुआ है, कोई ओपन सोर्स एप्लीकेशन बनाया हुआ है, तो वो ज़्यादा, जो मैं ये कहूँगी कि वो ज़्यादा बेटर वे है आपके एक्सपर्टाइज को शोकेस करने का, रादर देन की सर्टिफिकेशन के। क्योंकि मेरे ख्याल से सर्टिफिकेशन जो है वो ज़्यादातर कंपनी जो है आज की डेट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो सर्टिफिकेशंस को ज़्यादा प्रमोट करती हैं। जैसे मैंने एजूर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन किया हुआ है। एजूर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली आर्किटेक्चर बनाने के लिए, क्योंकि एजूर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है तो एजूर का सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल वगैरह मुझे सीखना पड़ा है। और मोस्ट ऑफ द केस में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में ज़्यादा सिखाया गया, डेवलपमेंट साइड में बहुत कम चीज़ें बताई गई। सेम वही चीज़ अगर आप AWS के भी आर्किटेक्ट की तैयारी करते हैं तो उसमें भी वही चीज़ है। आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए अगर आपको प्रॉपर टोगैफ करना है तो वो कंप्लीट हाई लेवल का हो जाता है, वो इनफैक्ट सोल्यूशन भी नहीं, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट के लिए हो जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट की बात करें तो पहले .NET टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट के सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे माइक्रोसॉफ्ट में, लेकिन अब वो सर्टिफिकेट्स हटा दिए गए हैं। अब आपके एजूर डेवलपर और ये सारे कुछ तरह के सर्टिफिकेट्स आ गए हैं, और उसमें ज़्यादातर मतलब ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपना एजूर बेच रहा होता है, और AWS जो अपना AWS बेच रहा होता है। GCP जो है आपका गूगल के जो क्लाउड वाले होते हैं वो अपना गूगल के क्लाउड प्लेटफॉर्म की चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो सर्टिफिकेशन आज की डेट में जो है वो कंपनीज़ के लिए
सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हो गया है और जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करती हैं कि हाँ भाई तुम सर्टिफिकेशन कर लो, ये सर्टिफिकेशन कर लो, वो सर्टिफिकेशन कर लो, उसके पीछे भी कंपनीज का भी अल्टीरियर मोटिव होता है। कंपनीज जो है वो ये शोकेस करती है कि हमारे पास इतने सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि ऑफकोर्स आपने ओपन सोर्स में या आपने क्या किया बाहर वो तो कंपनी शोकेस नहीं करेगी। कंपनी को ये शोकेस करना है कि हाँ भाई मेरे पास इतने सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं दिखाने के लिए। सो इस वजह से सर्टिफिकेशन जो है वो जस्ट एक, मैं ये कहूँगा कि कंपनीज के लिए बेटर चीज़ है। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहते हो कि सर्टेन लेवल सर्वाइव करने के लिए क्या सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्टिफिकेशन आप तभी कीजिए जब आपकी कंपनी उस चीज़ को स्पॉन्सर कर रही है, क्योंकि उसमें कंपनी का फ़ायदा है, प्लस ऑफकोर्स आपका भी फ़ायदा है कि आप एक एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाएंगे उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के। सो सर्टिफिकेशन तभी कीजिए जब आपकी कंपनी स्पॉन्सर करे, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन की नेसेसिटी होगी आफ्टर ए सर्टेन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगला सवाल वीरेंद्र वर्मा का है। वो पूछते हैं, विल वेब असेंबली रिप्लेस एंगुलर एंड रिएक्ट जेएस? यानी कि क्या वेब असेंबली एंगुलर और रिएक्ट जेएस को रिप्लेस कर देगी? वीरेंद्र, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेब असेंबली एंगुलर, रिएक्ट, व्यू इन सब को रिप्लेस नहीं करने वाली, क्योंकि वेब असेंबली का जो वर्किंग है दैट इज डिफरेंट देन एंगुलर, रिएक्ट या व्यू। क्योंकि ये जो लैंग्वेजेस हैं, सॉरी ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, ये सारे जो हैं जावास्क्रिप्ट बेस्ड स्पा फ्रेमवर्क्स हैं, सिंगल पेज आर्किटेक्चर एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये प्राइमरली जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं और आपके वेब पर चलते हैं, ब्राउजर पर चलते हैं। उसी तरीके से वेब असेंबली भी जो है वो ब्राउजर पर चलती है, लेकिन वेब असेंबली जो है वो एक नेटिव लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है। वेब असेंबली मतलब नाम में ही है असेंबली। सो वेब असेंबली इज बेसिकली एन असेंबली लैंग्वेज जो कि एक आउटपुट लैंग्वेज है। तो ये डायरेक्टली आप लिखते भी नहीं है। वेब असेंबली में आप सीधे कोडिंग नहीं करते। वेब असेंबली का कोड आप खुद बाई हैंड नहीं लिखते। वेब असेंबली के कोड को लिखने के लिए आप किसी डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। कई लोगों ने रस्ट में वेब असेंबली का कोड लिखा हुआ है, कई लोगों ने C++ में। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो वेब असेंबली का इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ योर ब्लेजर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज की डेट में। सो वेब असेंबली जो है इट्स काइंड ऑफ एन आउटपुट लैंग्वेज, जबकि जो आपका एंगुलर और रिएक्ट जो है वो राइटिंग लैंग्वेज है। इस वजह से वेब असेंबली कभी भी एंगुलर रिएक्ट को रिप्लेस नहीं करने वाली। एक और रीज़न है जिसकी वजह से वेब असेंबली कभी भी एंगुलर और रिएक्ट को रिप्लेस नहीं करने वाली, वो है डॉम मैनिपुलेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। सो डॉम जो है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है, HTML का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है कि HTML आपका जो पेज होता है, वेब पेज जो होता है, उसमें आपका हर एक एलिमेंट जो होता है, चाहे आपका टेक्स्ट बॉक्स हो, मतलब फॉर्म की बात कर रहा हूँ, फॉर्म में आपका टेक्स्ट बॉक्स, बटन वगैरह, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को आप वेब असेंबलीज के थ्रू मैनेज नहीं कर सकते। मतलब इनमें इनका कोई भी इंटरेक्शन, अगर आपको कोई यूज़र इंटरफेस बनाना हो, UI बनाना हो, जिसमें कि आप ये कहें कि हाँ भैया दो टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू लिखी है, उन दोनों को बटन क्लिक करने पर उन दोनों को प्लस करके मैं दिखा दूँ, तो ये चीज़ जो है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर के वैल्यू रीड करके और उनका दिखाने वाला जो काम है वो आप वेब असेंबली में नहीं कर सकते, क्योंकि वेब असेंबली को डॉम मैनिपुलेशन का एक्सेस नहीं है, वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही कर सकती है। इसीलिए जो आपके वेब असेंबली जो आउटपुट देते हैं लैंग्वेजेस, या वेब असेंबली में जो आउटपुट देते भी हैं, वो इंटरनली जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं ताकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपका डॉम मैनिपुलेशन हो सके। ब्लेजर में भी आप अगर ब्लेजर वेब असेंबली यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक जो पहला जो फाइल होता है index.html, उसके अंदर आपका जो है webassembly.js करके एक जो है blazor.webassembly.js करके एक फाइल इंपोर्ट होती है, जो कि असल में ये सारा काम करती है, आपकी डॉम मैनिपुलेशन का सारा काम जो है वो करती है। वेब असेंबली प्राइमरली जो है वो कोडिंग के लिए यूज होता है, मतलब कोडिंग इन द सेंस, सॉरी, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। हार्ड, जैसे आपको कोई गेम बनाना है तो गेम रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए आप अगर सिस्टम के रिसोर्सेज वगैरह यूज करना चाहते हो, वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से वेब असेंबली में कर सकते हो कंपेयर टू आपके जावास्क्रिप्ट के। सो इस वजह से वेब असेंबली ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। सो ये रीज़न भी है जिसकी वजह से आप वेब असेंबली जो है इनको रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए स्टिल आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो जावास्क्रिप्ट वाले लोग हैं वो ये कहेंगे कि भैया मैं फिर एंगुलर और रिएक्ट को क्यों हटाऊं। ऑफ कोर्स इनफैक्ट जावास्क्रिप्ट के नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जो कि आपके जावास्क्रिप्ट यूज़ करके आपका वेब असेंबली का भी कोड आउटपुट देते हैं। आई थिंक किसी ने मेरे को एक लाइव स्ट्रीम में बोला था कि नेक्स्ट जेएस जो है वो भी कुछ वैसा ही है।
सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है कि जो आपका एंगुलर और रिएक्ट है, इनको वेब असेंबली रिप्लेस नहीं कर सकती, इनको हेल्प करेगी ऑफ कोर्स टू फर्दर जो आपके कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। ये हो सकता है कि एंगुलर या रिएक्ट में कल को वेब असेंबली के किसी पार्ट को कॉल बैक कर, मतलब वेब असेंबली की कोई डीएलएल कॉल बैक कॉल करके वो कुछ हैवी कैलकुलेशन अगर करना हो तो यूज़ कर सके। सो जो इंटरेक्टिव काम जो होता है ना, जो आपका एप्लीकेशन, जो सिंगल पेज आर्किटेक्चर, जो एप्लीकेशन के जो इंटरेक्टिव वाले काम होते हैं, वो सारे काम जो है आपका एंगुलर, रिएक्ट और व्यू वगैरह में अच्छे से हो सकते हैं। वेब असेंबली में ये सारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है आपको डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए। तीसरा जो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि वेब असेंबली रिप्लेस नहीं करने वाली एंगुलर या रिएक्ट को, वो ये है कि एंगुलर और रिएक्ट जो है दोनों के दोनों एक एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब एस्टेब्लिश्ड फ्रेमवर्क्स हैं, और इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए जा चुके हैं। और कंपनीज जो हैं, जो ऑलरेडी जब प्रोडक्ट कोई बन जाता है तो उसमें उस प्रोडक्ट की जो टेक्नोलॉजी चेंज करना, यानी कि आप अगर एंगुलर में बने हुए एप्लीकेशन को कल को वेब असेंबली में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स वेब असेंबली बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि वेब असेंबली में आप डायरेक्टली कोडिंग नहीं करते हैं, तो आपको वेब असेंबली बेस्ड टेक्नोलॉजी जैसे कि आपका ब्लेजर हो गया वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेगी कि हाँ भैया क्या बेनिफिट होगा, क्या वाकई में मेरे को वेब असेंबली यूज़ करने से मेरा एप्लीकेशन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। गेम्स वालों के लिए बेटर है। वैसे भी एंगुलर और रिएक्ट में आप गेम्स तो वेब गेम्स तो बनाते नहीं थे, तो अगर आपको वेब गेम्स वगैरह कुछ बनाने हैं तो आप वेब असेंबली टारगेट करने वाले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके आप गेम्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर एप्लीकेशंस बनाने के लिए जो है वहाँ पर नई जगहों पर हो सकता है लोग ब्लेजर यूज़ करें। डॉटनेट वाले लोग तो ब्लेजर ही यूज़ करेंगे, जैसे मैं तो यही कहूँगा कि ब्लेजर यूज़ करो। माइक्रोसॉफ्ट भी ब्लेजर को प्रमोट कर रहा है, लेकिन जो कंपनीज ऑलरेडी एंगुलर और रिएक्ट यूज़ करती हैं, ये जिन कंपनीज में एंगुलर और रिएक्ट के रिसोर्सेज हैं, तो वो ऑफ कोर्स एंगुलर और रिएक्ट को प्रेफर करेंगी कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क्स। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे टैग करके और हैशटैग टेकी ट्यूजडेज के साथ पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल सेम हैं, टेकी राठौर। आप अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो फिर से मैं वही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।